बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ईएनए। मैं हूं शिराज राय और आज स्टूडेंट्स आपके लिए हमने क्लास 11 वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 लाया है, जिसमें हम स्टडी करेंगे न्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, यानी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पीछे हमने देखा था वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हेड टू टेल रूल स्टडी किया था, कंपोनेंट मेथड स्टडी किया था, उससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर हमने फाइंड किया था। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, आज जो हम देख रहे हैं ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलें स्टडी करते हैं बच्चों। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की मैंने 3 कैटेगरी आपके लिए बनाई है। एक वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, एक वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। सो चलें एक को 1 बाई 1 स्टडी करते हैं। एक आपके साथ वेक्टर बाय अ नंबर। नंबर का मतलब है आपके पास 1 2 3 यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये नंबर्स हैं सारे। किसी वेक्टर को बच्चों जब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में वो वेक्टर क्वांटिटी ही देगा एंड नेचर ऑफ द रिजल्ट विल बी सेम। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, इस केस में नेचर ऑफ रिजल्ट एंड नेचर ऑफ रिजल्ट विल सेम, यानी नेचर उसकी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक फोर्स है, ये फोर्स एक वेक्टर थी, इसके साथ आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा रिजल्ट वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ। इसमें आपने देखा कि नेचर ऑफ द रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, यानी पहले भी वो फोर्स थी, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब भी वो फोर्स ही है। सो इस केस में वेक्टर बाय नंबर मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट विल बी सेम, यानी सेम इन नेचर। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है आपने, द नेक्स्ट थिंग इन दिस मल्टीप्लिकेशन इज, जब आप किसी वेक्टर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, यानी रिजल्ट वेक्टर या रिजल्ट विल बी वेक्टर। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट, 2 इंपॉर्टेंट चीजें, वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसकी नेचर वही होती है, सेम रहती है। दूसरी चीज आपके पास रिजल्ट इसका जो है वो वेक्टर ही मिलेगा, आपको स्केलर नहीं मिलेगा। सो किसी वेक्टर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से फिर क्या चीज चेंज होगी, ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बच्चों। जब भी किसी वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो सकता है, जबकि उसकी नेचर वो रिजल्ट में वो वेक्टर ही होगा, नेचर वाइज वो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही रहेगा। मैंने आपको एग्जांपल इसकी दी, लेट आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ आप 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास मिला है इट विल बी 5 टाइम्स डी। अब 5 टाइम डी का मतलब ये है कि ये रिजल्टेंट में आपको डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, नेचर में भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट है तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन भी है, तो यानी है भी वेक्टर क्वांटिटी। दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज ए सेम इन नेचर एज डिस्प्लेसमेंट। 2 चीजें ध्यान में रखनी है। फिर इसका सिर्फ और सिर्फ क्या चीज हुआ है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। पहले उसका मैग्नीट्यूड था 1 टाइम डी, अब उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 टाइम डी, यानी 5 टाइम इंक्रीज हो गया। सो कीप इन माइंड, अगर आपके पास 1 से इफ नंबर इज, लेट मैं नंबर को n से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज्यादा नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सो बच्चों रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी r का जो मैग्नीट्यूड है इट विल ऑलवेज इंक्रीजेस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इफ n इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, n इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, यानी 0 और 1 के दरमियान में वेरियस हो। लेट मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको 0.5। सो 0.5 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट पहले की निस्बत में आधा हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। सो इस केस में इस तरह के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट जो होगा इट विल बी डिक्रीजेस, यानी मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस भी नहीं होगी। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली एक और चीज ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज -1 -2 -3 अगर इस तरह के नंबर हो तो माइनस सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब लेट्स सपोज मैं लिखता हूं -5,
अगर मैं -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे मैं -5 लिखता हूं, तो -5 का मतलब ये है इसका मैग्नीट्यूड 5 गुना इंक्रीज हुआ है, यानी 5 टाइम हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा इट विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इंक्रीज हुआ है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स में, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 0 से कम वैल्यू है। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, दिस 5 इज नॉट अ लेस देन 0 क्वांटिटी, यानी माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को और 5 वही है जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। दिस इज ए वन टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें वेक्टर को किसी स्केलर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं वेक्टर बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो आपके पास क्वांटिटी मिलती है उसमें जो नेचर है, नेचर ऑफ द रिजल्ट चेंज हो जाता है, विल चेंज नेचर ऑफ रिजल्ट। सो कीप इन माइंड रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा इस केस में उसकी नेचर, उसकी डायमेंशन, उसकी यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। सो कीप इन माइंड ये चीज आपके पास आ जाएगी, क्या चीज? वेक्टर बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी इसमें ये चीज है, इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, चेंज द मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। और एक और चीज ध्यान में रखनी है आपने इसमें कि जैसे आपने कहा जी रिजल्टेंट की नेचर जो है वो डिफरेंट होगी, चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर ही मिलेगा, यानी रिजल्टेंट या रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, वेक्टर बाय नंबर और वेक्टर बाय स्केलर में सिर्फ यही फर्क है कि इसमें आपके पास रिजल्ट, इसमें आपके पास नेचर ऑफ द क्वांटिटी भी चेंज होती है, इसमें नेचर ऑफ क्वांटिटी सेम रहती है। इसमें मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज होता है, सिमिलरली इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। इसमें रिजल्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसमें भी रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। सो इन दोनों में ये दो चीजें कॉमन होती हैं, सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है, वो नेचर है। इसमें नेचर सेम रहती है, क्वांटिटी की वही रहती है, इसमें चेंज हो जाती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। लेट मैं लिखता हूं जी मोमेंटम इज इक्वल टू m टाइम्स v। ये एक स्केलर था, वेलोसिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट में आपको एक नई डिफरेंट चीज मिल गई, एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम। सो मोमेंटम वो आपके पास एक नई क्वांटिटी आई है जिसकी नेचर इन दोनों से डिफरेंट है, यानी ना इसके बराबर है इसकी डायमेंशन यूनिट, ना इसके बराबर है इसकी डायमेंशन यूनिट, यानी इनके प्रोडक्ट से एक नई चीज बनती है जिसको आपने एक थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी का नाम दिया, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। सिमिलरली आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v into t, v multiplied by t, and what is v? velocity vector। सो वेलोसिटी के साथ टाइम स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट आपको अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इस केस में भी आप देखें डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन ना वेलोसिटी के बराबर है, ना ही डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन या नेचर टाइम के बराबर है, जबकि इनके प्रोडक्ट से ये चीज बनती है। सो मीन्स कीप इन माइंड वेक्टर बाय स्केलर में नेचर ऑफ द क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं और वो उनके जो आपके पास प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी होती है किसी भी एक क्वांटिटी के वो बराबर नेचर उसकी नहीं होती। सो ये आपके पास आती है वेक्टर बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो बात करते हैं वेक्टर बाय वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, या आपके पास रिजल्ट स्केलर हो जाता है या आपके पास रिजल्ट वेक्टर हो जाता है। बच्चों दो वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई हों कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन ना रखे, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यानी दो वेक्टर ऐसे अलाइन होते हैं, यानी एक दूसरे की डायरेक्शन में आ जाते हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे की डायरेक्शन में आते हैं तो बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है जब दो वेक्टर अलाइन हो जाते हैं तो डायरेक्शन के लिए थीटा आपके पास 0 आ जाता है। सो आप तो किसी भी वेक्टर, जब आप किसी वेक्टर की बात करते हैं तो आप उसका मैग्नीट्यूड बता दें, साथ में उसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताते हैं डायरेक्शन के लिए। सो मीन जब दो वेक्टर्स आपस में अलाइन हो जाएं तो उनके दरमियान में एंगल रिजल्टेंट नहीं बनता, लिहाजा आप कहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली दो वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई हों, ऐसे अलाइन हों कि एक वेक्टर दूसरे के साथ 90 डिग्री पर आ जाए, तो अब तो रिजल्टेंट डायरेक्शन बनेगी, क्योंकि अब दो वेक्टर के दरमियान में एंगल 0 डिग्री नहीं है।
सो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें a क्रॉस b इज इक्वल टू होगा a b साइन थीटा, इसको यू रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये आ जाता है मैग्नीट्यूड। साथ में इसकी डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट दो वेक्टर का ऐसा होता है कि जिसमें एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के साथ वो किसी एंगल पर लाई करते हैं, यानी 90 डिग्री पर आते हैं। यूं जब दो वेक्टर आपस में किसी एंगल पर आते हैं तो रिजल्ट की डायरेक्शन रहती है, फिर उसके लिए फिर हम रूल स्टडी करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। सिमिलरली इस केस में क्या होता है कि दो वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं कि एक वेक्टर दूसरे की डायरेक्शन में यूं आ जाता है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाए बच्चों तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं रहती। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसकी एग्जांपल होती है बच्चों वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको बच्चों कहा जाता है वर्क। अब वर्क की डेफिनेशन आपने क्या रखी है, व्हेन यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दिस फोर्स डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट इन इट्स डायरेक्शन, मींस फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स की डायरेक्शन में कवर्ड हो बॉडी का, तो मींस दो सेम डायरेक्शन में आ गए ना। जब दो सेम डायरेक्शन में आएंगे तब आपने कहा देन वर्क विल बी डन। सो मींस ये दो वेक्टर्स का फिर आप डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मींस ये दो वेक्टर तो मल्टीप्लाई तो लेने ही लेने आपने, एफ डी के साथ मल्टी प्रोडक्ट तो लेने ही लेना आपने, लेकिन ऐसे लेना है कि ताकि वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए। तो अलाइन बच्चों तब होंगे जब आप उसके दरमियान में एंगल क्या लोगे, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री या अलाइन के लिए आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। सिमिलरली इसकी बच्चों एग्जांपल आपके पास है टॉर्क की। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मींस आप किसी भी बॉडी के ऊपर, कोई रोटेटिंग बॉडी है, लेट्स फैन है, तो फैन पर आप, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, यूं इस तरह फोर्स लगाएंगे तो देन इट विल रोटेट। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर का सेंटर ऑफ मास से यहां तक, दिस इज पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूं, यानी यूं, जब यूं फोर्स लगाऊंगा इट विल बी रोटेट, जबकि पैरेलल लगाऊंगा तो रोटेट नहीं करेगा। सो मींस रोटेशनल डायनामिक्स में आप पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो तब जाके आपके पास वो बॉडी रोटेट करता है। सो आपने कहा ये जो टॉर्क इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स एफ, लेकिन ये मोमेंट आर्म पर फोर्स कैसी लगाई आपने, परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर्स पे दो वेक्टर्स आपस में किसी परपेंडिकुलर यानी किसी एंगल पर होंगे तो रिजल्ट डायरेक्शन आपको मिलेगी। क्योंकि अब दो वेक्टर लाइन में तो नहीं है, एक वेक्टर यूं है दूसरा वेक्टर यूं है, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये आपको एक थर्ड क्वांटिटी मिलती है और वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी बच्चों, क्योंकि ये दो आपस में कैसे हैं, किसी एंगल थीटा पर यानी 90 डिग्री पर हैं। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इसको और इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब वेक्टर बाय वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की टाइप नंबर 1 को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहा जाता है। दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, रिजल्टेंट आपको कहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। सो मींस स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स result such that result will be scalar quantity. Such product is known as dot product. यानी दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिले, ऐसे प्रोडक्ट को बच्चों कहा जाता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये ध्यान में रखनी है आपने कि लेट आपके पास एक वेक्टर है ए है एंड दूसरा वेक्टर आपके पास बी है। ये मैंने जनरल दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दूसरा फोर्स हो सकता है। एक आपके पास फोर्स हो सकता है, दूसरा वेलोसिटी हो सकता है। एक वेलोसिटी दूसरा भी वेलोसिटी हो सकता है, यानी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जनरल में ए और बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। और ए और बी दो वेक्टर में ले लेता हूं एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, यानी ए और बी किसी एंगल थीटा पर है। सो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा बच्चों वो यूं डिफाइन करूंगा मैं, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको यूं लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू बी कॉस थीटा। व्हाट इज बी कॉस थीटा, इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं, इसको जरा समझें आप। इसको पहले डायग्राम में जरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट ए आपके पास एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए बच्चों, दिस इज वेक्टर बी।
इस ए वेक्टर और बी वेक्टर में टेल टू टेल एंगल आपके पास एंगल ऑफ द वेक्टर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ये थीटा आपने ले लिया। अब आपने क्या करना है, दिस इज ए वेक्टर ए, दिस इज ए वेक्टर बी। वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन में आए, क्योंकि जाहिर सी बात है, कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर अलाइन हो जाते हैं, तो दो वेक्टर अलाइन हो जाए तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहां पर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर इसके साथ अलाइन तो नहीं है, यानी अलाइन तब होता कि जब इसकी डायरेक्शन में होता। सो मींस आपको मैंने बताया था कि ये जो दूसरा वेक्टर बी है ये किसी सर्टेन एंगल थीटा पर है, तो जब सर्टेन एंगल थीटा पर होगा तो मींस इसके आप बनाओगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बच्चों बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी के बनाएंगे, बी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे रेक्टेंगुलर, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा बच्चों, एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा, ये दो कंपोनेंट आपस में 90 केस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। अब ये बी का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, दिस इज कॉल्ड ए बी कॉस थीटा, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो कंपोनेंट है ये बी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज बी साइन ऑफ थीटा। अब आपने डेफिनेशन बाय डेफिनेशन आपने रखा मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, यानी पहला वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इसके साथ सेम डायरेक्शन में आए। तो अब ये दो सेम डायरेक्शन में आ जाएं तो आपको पता है रिजल्टेंट तो डायरेक्शन नहीं रहती, फिर तभी इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो चलें इसको जरा, और इसका एक और नाम भी मैं लिखता हूं, दिस इज नोन एज बी कॉस थीटा इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मींस ये बी का प्रोजेक्शन है जो ए पर है, यानी ए बी का प्रोजेक्शन ए पर, दिस इज बी कॉस थीटा। इसको यूं भी लिख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी इस वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो पहला वेक्टर ए था तो इसकी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, दिस इज बी कॉस थीटा। सो मींस आप इस बी कॉस थीटा को ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ये भी लिख सकते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर in the direction of first vector, in the direction of first vector, this is known as b cos theta। इसको प्रोजेक्शन ऑफ b on a भी कहते हैं। सो मींस इसको आप लिख सकते हैं a dot b is equal to a b cos theta। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, दिस इज ए स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास cos थीटा एक प्योर नंबर होता है, आपने एंगल की कोई भी वैल्यू यहां पुट करें आपको एक नंबर मिलेगा, और नंबर के साथ दो ये मैग्नीट्यूड भी नंबर होते हैं, स्केलर होते हैं, मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और स्केलर आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि आपको ने कहा था कि दो वेक्टर्स ऐसे आते हैं एक दूसरे की डायरेक्शन में आ जाते हैं, ये दो वेक्टर एक दूसरे की डायरेक्शन में आ जाते हैं। जब सेम डायरेक्शन में आते हैं बच्चों रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं रहती, क्योंकि आपको मैंने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए लगाया था हमने टेन थीटा, तो टेन थीटा इस केस में आपके पास क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि आपके पास यहां पर दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, जीरो, तो टेन जीरो जीरो होता है, मींस आप रिजल्टेंट डायरेक्शन इसमें नहीं बताते, रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं रहती, लिहाजा दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ये तो आपके पास था a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर बच्चों मैं इसको यूं करके लिखूं, अगर इसको मैं यूं करके लिख लूं कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वो आपने लिख लिया, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं लिखूं इसको b डॉट a, इसका मतलब क्या होगा, अब फर्स्ट वेक्टर b है, सेकंड वेक्टर a है, सो मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। तो इसका वो कंपोनेंट लेना है जो इसकी डायरेक्शन में हो, तो वो होगा बच्चों a cos थीटा। अब डायग्राम इसकी कैसी होगी, डायग्राम इसकी आपने ठीक बनानी है, दिस इज वेक्टर a जैसे आपने लिया हुआ था, एंड दिस इज वेक्टर b, एंगल दोनों के दरमियान में बच्चों क्या है, थीटा, डायग्राम सेम एज इट वैसी ही होगी। अब आपने क्या करना है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर आपके पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड, इसके वो कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन में हो, तो इसके बच्चों कंपोनेंट कैसे बनेंगे, ये चूंकि क्या है आपके पास एक वेक्टर है तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके कुछ यूं बने जाएंगे, ये एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका जो इसकी डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट ये आ जाएगा, क्योंकि ये दो कंपोनेंट इसके क्या होंगे 90 डिग्री पर आएंगे, तो ये इस वेक्टर के ये दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे, जिसके साथ एंगल बन रहे बच्चों, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए। तो ए का ये कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा। सिमिलरली ये थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है दिस इज a sin ऑफ थीटा।
जिस तरह इसमें लिया था, थीटा के सामने वाला a sin थीटा, थीटा जिसके साथ बन रहा है दैट इज b cos थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट आपने b ले लिया इनटू कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो इसका वो कंपोनेंट लिया, दो कंपोनेंट थे, एक ही इसका मैंने वो कंपोनेंट लिया जो इसके साथ डायरेक्शन में था, वो क्या था बच्चों, a cos थीटा। सो मींस ये दो आपस में सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट की कोई डायरेक्शन नहीं रहती, लिहाजा दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसको लिख सकते हैं ba cos थीटा, ba cos थीटा लिख सकते हैं, या इसको ab cos थीटा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नंबर स्केलर्स होते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करें या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको यूं भी बच्चों लिख सकते हैं ab cos थीटा इक्वेशन 1 के मुताबिक किसके बराबर है, a डॉट b के। सो b वेक्टर डॉट a वेक्टर is equal to a vector dot b vector. This property is known as commutative property of multiplication. So scalar product obey commutative law of multiplication. So keep in mind student, this is an important thing. आपके पास अक्सर पेपर में आ सकता है कि prove a dot b is equal to b dot a, उसमें डायग्राम आपने ठीक बनानी है, वेक्टर a इधर ही, वेक्टर b इधर ही। वेक्टर a dot b में आपने बच्चों a वेक्टर की डायरेक्शन में वो कंपोनेंट b का लेना है जो उसकी डायरेक्शन में है, वो है b cos थीटा। a डॉट b में आपने b के कंपोनेंट बनाने हैं और ऐसा कंपोनेंट लेना है जो a की डायरेक्शन में हो। b डॉट a में आपने a वेक्टर के कंपोनेंट बनाने हैं, जो कि b फर्स्ट है तो फर्स्ट का तो मैग्नीट्यूड लेंगे, और सेकेंड वेक्टर जो a है होगा इसके कंपोनेंट बनाएंगे। कैसे, रेक्टेंगुलर, तो इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये बन सकते हैं 90 डिग्री वाले यूं। फिर इस कंपोनेंट का आपने नाम रख लिया a cos थीटा, इसका आपने a sin थीटा, क्योंकि थीटा के ऑपोजिट a sin थीटा, थीटा जिसके साथ a cos थीटा। फिर आपने ये कहा कि ये कंपोनेंट लेना है जो इसकी डायरेक्शन में है, तो आपने लिया b का मैग्नीट्यूड इनटू a cos थीटा। सिंपल, डायरेक्शन नहीं ली बिकॉज दोनों आपस में अलाइन हो गई, सेम डायरेक्शन में आ गए। सो ये था आपके पास बच्चों स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ये हमने प्रूव कर दिया था कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यह भी हमने प्रूव किया है। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करता है, क्योंकि आपको तो a डॉट बी भी a बी कॉस थीटा के, b डॉट ए बी ए कॉस थीटा के बराबर, तो b a लिखें a b लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जस्ट इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्रूव कर सकते हैं। सिंपल दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि पैरेललिज्म प्रॉपर्टी, पैरेलल प्रॉपर्टी, दो वेक्टर्स की पैरेलल प्रॉपर्टी यानी स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उस दौरान ये प्रॉपर्टी क्या आपको बताएगी। सो मींस पैरेलल में आपको पता है बच्चों एंगल के उनके दरमियान में क्या होता है 0 डिग्री। सो मींस आप जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, लेट ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो a डॉट बी बच्चों बराबर हो जाएगा a b cos 0 डिग्री। cos 0 होता है 1, सो 1 इंटू ए बी आपके पास आ जाएगा a b। So simple is that when two vectors are parallel to each other, their resultant will be the product of their magnitudes। यानी ये a का मैग्नीट्यूड था, ये b का मैग्नीट्यूड था, तो जस्ट उनके मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई कर देने जब आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, लेट मैं आपको बोल दूं एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर भी आपके पास a वेक्टर है। लेट टू वेक्टर्स a एंड a वेक्टर्स मींस दोनों इक्वल वेक्टर्स है। इक्वल वेक्टर का मतलब बच्चों दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। सो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है बच्चों, उसके दरमियान में एंगल क्या होता है 0 डिग्री। सो इस पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड a cos थीटा। सो व्हाट इज दिस, a इंटू a स्क्वायर एंड cos 0 आपके पास हो जाएगा 1। cos 0 पुट करेंगे यहाँ पे थीटा की जगह, तो cos 0 होता है 1, ये टर्म हो जाएगी 1 इंटू a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर। सो a डॉट a इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हों और उनका जो रिजल्टेंट होता है इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, b डॉट b इज इक्वल टू b स्क्वायर। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करता हूं इन केस ऑफ i डॉट i। So I dot I is what? The product of two unit vectors is equal to what? I square। क्योंकि आपको पता है a dot a किसके बराबर है बच्चों, a स्क्वायर के। सिमिलरली I dot I किसके बराबर हो जाएगा, I स्क्वायर के, क्योंकि ये भी इक्वल और पैरेलल वेक्टर्स हैं।
तो आप इसको लिख सकते हैं आई क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, सो मीन्स आई डॉट आई इज इक्वल टू 1. सिमिलरली j डॉट j इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1. सो यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट यानी i डॉट i का यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ is equal to 1. So keep in mind this is an important thing for you. MCQs की रिवीजन में रखनी है आपने, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी आपको हेल्प आउट करेगा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a unit vector with itself is equal to 1. ये हमेशा 1 के बराबर होता है. ये प्रॉपर्टी पैरेललिज्म प्रॉपर्टी हमने इनके ऊपर अप्लाई की है. अब हम बात करते हैं another प्रॉपर्टी नंबर 3, that is called orthogonal property of a vectors. वर्ड ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है बच्चों थीटा जिसमें 90 डिग्री का हो. ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर. दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, इस चीज को जरा सीखते हैं. सो ए डॉट बी, लेट में कहता हूं ए और बी दो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी हो जाएगा बच्चों ए बी कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 होता है बच्चों 0, 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी क्या हो जाएगा 0. सो मीन्स किसी भी दो वेक्टर्स, जो दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर हो, उनका रिजल्टेंट स्केलर प्रोडक्ट में 0 के बराबर आता है. सो मींस इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप बता सकते हैं चूंकि आई जे के तीनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, चूंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके अलावा जो यूनिट वेक्टर आई जे के रहते हैं वो भी आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर. सो मींस आप कह सकते हैं आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इसका प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि ये दो आपस में 90 डिग्री पर होते हैं. सिमिलरली जे डॉट के इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी 0 होगा और k डॉट आई इसका भी रिजल्ट 0 होगा, k डॉट j इसका रिजल्ट भी क्या होगा 0. यानी ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्थोगोनल को ओबे करती हैं. सो मींस ऑर्थोगोनल में आपके पास आपने बताना है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0. उनका स्केलर प्रोडक्ट आपके पास आया 0 के बराबर. दिस इज ए प्रॉपर्टी नंबर 3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों ये होती है कि ए वेक्टर के साथ आप b प्लस सी को मल्टीप्लाई करें. क्योंकि b प्लस सी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे आपको मिलेगा बच्चों एक वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे आपके पास तो रिजल्ट स्केलर आएगा. सो मीन्स a डॉट बी प्लस सी बराबर होता है a डॉट बी इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस a डॉट सी. दिस इज नोन एज बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो स्केलर प्रोडक्ट इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है. इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अलग से इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसको आप उसमें इसका प्रूफ देखेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स अब देखते हैं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है. लेट मैं ले लेता हूं एक वेक्टर a है, वो बराबर है a x i यूनिट वेक्टर प्लस a y j यूनिट वेक्टर प्लस a z k यूनिट वेक्टर. ये मेरे पास एक वेक्टर है जो स्पेस में लाई करता है जिसके तीनों कंपोनेंट्स हैं a x a y और a z. सिमिलरली एक वेक्टर b ले लेता हूं बच्चों, वो है आपके पास b x i यूनिट वेक्टर प्लस b y j यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर. ये मैंने बी वेक्टर के तीन कंपोनेंट लिए क्योंकि ये दोनों वेक्टर स्पेस में लाई करते हैं. लेट ये दोनों स्पेस में लाई करते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा आपके पास ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर. सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर. सो इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेके बच्चों आपको पता है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है. सो मैं लिखता हूं जी ए एक्स, चूंकि ये तो स्केलर होते हैं, ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी एक्स के साथ तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, चूंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर की तरह ट्रीट होगा. सो आई डॉट आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे. सो आपको पता है आई डॉट जे क्या होता है 0. तब मैं लिख लेता हूं इसको आपकी आसानी के लिए. सो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर आप किसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसी ए एक्स को मल्टीप्लाई करोगे बी जेड के साथ बी जेड और ये हो जाएगा आपके पास आई डॉट के. सिमिलरली अब इसकी बारी है प्लस ए वाई को मल्टीप्लाई करोगे भाई ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई
जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड के जे डॉट के। सिमिलरली ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। तो आपने बस आम टर्म मल्टीप्लाई कर दिए, चूंकि ये स्केलर थे ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, यानी ये जो पीछे ए एक्स ए वाई ए जेड ये होते हैं, ये स्केलर होते हैं, जस्ट स्केलर की तरह मल्टीप्लाई होते हैं। तभी मैंने लिखा ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, ये वेक्टर थे यूनिट वेक्टर, तो इनको आपने लिखना आई डॉट आई। अब जरा देखिए, पहले इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको तीनों के साथ, फिर इसको तीनों के साथ। अब आई डॉट जे क्या होता है बच्चों? जीरो। आई डॉट के भी क्या होता है? जीरो। जे डॉट आई भी क्या होता है? जीरो। जे डॉट के भी क्या होता है? जीरो। जे डॉट आई के डॉट जे भी जीरो होता है, और ये टर्म भी क्या होती है? जीरो। सो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई का रिजल्ट जीरो होगा, जबकि आई डॉट आई क्या होता है बच्चों? वन। सिमिलरली आई डॉट जे भी आपके पास वन होता है। सिमिलरली के डॉट के भी आपके पास क्या होता है? वन होता है। सो ये आपके पास सिर्फ तीन टर्म्स रह जाएंगी, एक टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म आपके पास ये वाली हो जाएगी, और एक टर्म आपके पास ये वाली हो जाएगी। सो रिजल्टेंट ए डॉट बी का जो रिजल्ट है इट विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो दिस इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स हों तो उनके जस्ट कंपोनेंट आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। लेट आपको फोर्स दी हुई है, फोर्स इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 5i प्लस 6j यूनिट वेक्टर। सो ये आपको फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो आप जस्ट इनका डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपके पास अगर पता है आपको तो आप इसको जस्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनके एक्स एक्स कॉम्पोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करने, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। सिमिलर देते हैं ए एक्स बी एक्स, दो वेक्टर्स के एक्स कॉम्पोनेंट, यानी एक्स एक्स कॉम्पोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वाई वाई कॉम्पोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जेड जेड कॉम्पोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो ये हो जाएगा 2 5 10 प्लस इसको ऐड कर लेंगे 3 6 18। सो ये हो जाएगा आपको कितना? 28। सो एफ डॉट डी क्या होता है? वर्क। सो इट मीन दैट दिस इज एक्चुअली 28 जूल। सो ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट था, जिसमें आपने देखा दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ए एक्स को जब ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपके, और आपस में फिर लास्ट में उनको ऐड कर देना है, तो आपको रिजल्टेंट जो मिल जाएगा वो इसका स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट। इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एमसीक्यूज में आपको हेल्प आउट करेगी वो है कि हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एनी एक्सिस एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस के साथ आपसे एंगल पूछ रहा है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मैंने एक वेक्टर लिया है ए, आपसे पूछ रहे हैं बच्चों इस ए वेक्टर की मैंने वैल्यू बताई है 3i प्लस 4j यूनिट वेक्टर, या प्लस 3i प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर मैं स्पेस में ले लिया, दिस इज वेक्टर ए। अब आपसे पूछ रहा है इस वेक्टर का आप एंगल बताओ, एक्स एक्सिस कितना है, यानी दिस इज व्हाट, ये कितना है एक्सिस के साथ, अल्फा कितना है। अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका एंगल बताओ इस वाई एक्सिस के साथ, यानी बीटा कितना है, या इसका एंगल बताओ आप जेड एक्सिस के साथ, यानी गैमा कितना है। सो अल्फा बीटा गैमा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, इसके लिए हम अभी आपको सिंपल आसान सा रूल बताएंगे। आपने उसको अपने पास नोट भी कर लेना है, उसको उसकी मदद से आप ईटा के एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये बच्चों वेक्टर दिए हो, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका एंगल फाइंड करो विद एक्स एक्सिस, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो बच्चों इसका एक वेक्टर आप कंसिडर कर लें आई यूनिट वेक्टर, उसके साथ आपने इस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा एंगल बिटवीन आई यानी एक्स एक्सिस विद ए वेक्टर। सो इसका टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद आई यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू वर्ड आई कॉस थीटा, यही होता है बच्चों। अब आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू 1 दैट इज a cos थीटा। ये बात समझ आ गई आपको। अब a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना आपने i के साथ, तो इस वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, i के साथ। सो लिख लूं मैं 3i प्लस 4j प्लस 5k
इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डॉट प्रोडक्ट लूंगा किसके साथ, आई के साथ। अब जरा देखें, आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये इसके साथ कुछ नहीं है, 1, सो 1 इंटू 3 आई डॉट आई जो कि हो जाएगा 1। सिमिलरली प्लस जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। सो 3 इंटू 1 आपके पास आ जाएगा सिर्फ 3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए कॉस थीटा। अब यहां से आपने थीटा निकालना है तो ए को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय ए। सो दिस इज व्हाट, कॉस थीटा। अब थीटा निकालना है तो थीटा हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ए, 3 डिवाइडेड बाय ए। अब ए क्या चीज है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसका बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये बच्चों हो जाएगा 16 9 25 25 25 50। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 50 अंडर द रूट। सो ये आपने एंगल निकाला, कौन सा, अल्फा निकाला। दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा। अल्फा इज एंगल विद एक्स एक्सिस। सिमिलरली बच्चों आप बीटा भी निकाल सकते हैं, आप गेमा भी निकाल सकते हैं। सो जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए ये आपने अल्फा निकाला एक्सिस का, अल्फा के साथ आपने एक्स कंपोनेंट लिया सिर्फ, दिस इज एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड। सो सिंपल इसके लिए मैं फार्मूला बना लेता हूं। अगर आपने निकालना है अल्फा के लिए तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिंपल फार्मूला ज़हन में रखें। बीटा अगर निकालना चाहते हैं बच्चों वो क्या हो जाएगा, बीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहां पर वर्ड ए वाई आ जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली गेमा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो सिंपल इज दैट जिस एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहते हैं आप, कॉस इनवर्स उस एक्सिस का वो कंपोनेंट वेक्टर का और डिवाइड कर लें उसके मैग्नीट्यूड पे, टोटल वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर। सो ये था आपके पास हाउ टू फाइंड एंगल विद एनी एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट विच कैन हेल्प आउट विद टू फाइंड द एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वो है आपके पास ईटा के एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से रिलेटिंग आपके लिए लाए हैं। सो गुज़िश्ता पेपर्स में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के ईटा के जो पेपर हुए हैं उनसे हमने उठाए हुए हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहा है, इफ ए वेक्टर इज आई यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आई प्लस जे यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये 2011 इंजीनियरिंग का एमसीक्यू नंबर 13 है स्टूडेंट्स। तो आप किसी भी दो वेक्टर्स में एंगल विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस मेथड को ज़रा अप्लाई करें तो ज़रा जल्दी जल्दी इसके एंगल फाइंड कर लें। सो लेट्स स्टार्ट करें, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है बच्चों। तो आपको पता है इसका, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखें आई डॉट आई हो जाएगा 1 और इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी 0, के डॉट जे भी 0, यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आएगा 1। सो इसको यूं सॉल्व करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू आएगा 1, यानी दोनों का प्रोडक्ट आपने लिया वो आपके पास 1 आ गया। मैग्नीट्यूड निकालें, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 2 2 का अंडर रूट, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 2 अंडर रूट। सो मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास अंडर रूट 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आपके पास अंडर रूट 2 है। सो सिंपल लगा लें आप, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बच्चों यहाँ से सबकी वैल्यू आपके पास मौजूद है। 1 इज इक्वल टू ए कितना है आपके पास अंडर रूट 2, बी कितना है अंडर रूट 2 कॉस थीटा। अंडर रूट 2 बच्चों होता है अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, यहाँ से आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो ये 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, रह जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो आपको टेबल मैंने बताया था, तो कॉस 1/2 वैल्यू जो रखता है वो 60 डिग्री के लिए रखता है बच्चों। सो करेक्ट ऑप्शन इसके आपके पास क्या है, 60 डिग्री ऑप्शन है। अब दूसरे की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज एमसीक्यूज 2011 में 38वां एमसीक्यूज है मेडिकल पेपर में। सो कह रहे हैं जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर होता है। अब जरा और करें, इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है। कपल क्या है, फोर्स, ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी बच्चों।
तो बीच में रहेगी आपके पास पावर, तो पावर आपको बताया था रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो वर्क असल में एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा पावर भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सिमिलरली अनदर एमसीक्यूज नंबर 3, इफ ईच वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। आपको वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड कह रहा है ईच वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। सो आपको मैंने बताया था इसमें ए डॉट ए हो तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ए स्क्वायर के, ये आपको पता है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस तरह के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2016 का एमसीक्यूज नंबर 35 है। सो ए डॉट ए क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ईच ऑफ द वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड यूनिट वैल्यू, यानी 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली एमसीक्यूज नंबर 4 आपके लिए लास्ट एमसीक्यूज है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, एंगल क्या होगा बच्चों, एंगल निकालने का यही तरीका है। आपको ए डॉट बी क्या दिया हुआ है 1, ये पुट कर लें। ए कितना दिया बच्चों 1, तो इधर लिख लें 1। बी कितना दिया बच्चों 2 लिख लें। तो निकालना के एंगल बिटवीन देम, तो वही वाला फार्मूला लगाएं। यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 2, ए डॉट बी है तो ए बी का मतलब 2 1 2 हो जाएगा आपके पास, दैट इज अगेन आपके पास एंगल आएगा 60 डिग्री। सो ये भी एमसीक्यूज नंबर 177 2016 के पेपर में आया हो। तो इस तरह के एमसीक्यूज आसान ट्रिक से सॉल्व होते हैं, आपने इजीली इनको अटेम्प्ट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का लेक्चर जिसमें हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा, कितने तरह की होती है, फिर स्केलर प्रोडक्ट को देखा है, वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई होकर स्केलर रिजल्ट देते हैं आपको, फिर स्केलर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हमने, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे। और अभी जाते हैं जो आपका होम टास्क आपके लिए लाया है, जो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज है एंगल विद जेड एक्सिस ऑफ अ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i + 5j यूनिट वेक्टर। ये आपको वेक्टर दिया हुआ है, इसका एंगल फाइंड करना है बच्चों विद जेड एक्सिस। सो ऑप्शन में है 0 डिग्री एंगल होगा, 90 होगा, 180 होगा या 60 डिग्री होगा। करेक्ट ऑप्शन अटेम्प्ट करके विद रीजन नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करें। इसके साथ इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।